नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे संसद में बवाल, नीट और अग्निवीर पर सवाल। सीधा चलते हैं लोकसभा, जहां पर छठे दिन भी कार्रवाई जारी है। माननीय अध्यक्ष जी, एक और देश ने देखा है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान में की सफलता ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाला देश हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना है, पहला देश बना। एक और चंद्रयान मिशन की सफलता, आदित्य L1 सोलर की सफलता, तो दूसरी ओर क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? कांग्रेस उनका इकोसिस्टम कुतर्कों के सहारे राहुल यान को सफल करने की बात करते। मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं कि 99 का आंकड़ा 240 से ज्यादा बड़ा होता है। अध्यक्ष जी, क्या 99 240 से ज्यादा बड़ा होता है? कांग्रेस की इस बार सीटें 99 आई, एक और छोड़ के 98 रह गई। अपने आप में ये रिकॉर्ड तीसरी बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है, लेकिन इनका घमंड, अहंकार और तानाशाही सोच आज भी बरकरार है। ये मानसिकता, जब कांग्रेस का पार्टी मोड खत्म हो जाए तो इस पर आत्मनिर्भर और मंथन जरूर करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा देश के सामने रखना, एक तो चलो प्लीज बैठिए अपनी अपनी सीट पे। Sir, point of order 352. Rules to be observed while speaking. Never while speaking, not refer to any matter of fact with a judicial decision is pending. Make preference, personal reference by way of making. Okay. Sir, please expurge. प्लीज 352 के अनुसार बोलोगे, बोलो, तय करो सदन में, सब तय कर 352 के साथ बोलोगे, मैं सदन 352 के तहत चला दूंगा। नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं होता हूं। मेरे को माननीय सदस्य रूल बताएं, तो रूल की किताब बता रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं रूल की किताब से। तो 352 के रूल के अनुसार से सदन चलेगा क्या? चलाना हो बताओ। Raised a point judicial. ओके प्लीज, ओके। अभी नीट का विषय भी में चल रहा था, फिर क्यों उठा रहे थे? नो, गलत। अच्छा माननीय सदस्य, नीट का विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, फिर क्यों उठा रहे थे आप? नो, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि ये प्रेस कर रहे थे कि 99 सीटें ही 240 से ज्यादा होती हैं। अभी इनका आंकड़ा मुबारक, लेकिन मैं एक बात तो देश के सामने और आपके माध्यम से सदन को जरूर बताना चाहता हूं। कांग्रेस मात्र 328 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। क्यों हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं? जब राष्ट्रपति भाषण में आया कि स्थिर और बहुमत मिला, तो उन्होंने बहुत हल्ला किया। मैं पूछता हूं, 2004 में आपकी सरकार बनी, 2009 में आपकी सरकार बनी, तो 240 सीटें भी मिल पाई थी? अरे आप उसके आसपास भी नहीं थे, 145 सीटें आपको मिली थी। मुझे जितना मजबूर करोगे, कांग्रेस की उतनी परतें खुलती जाएंगी। कांग्रेस, अब माननीय अध्यक्ष जी, ये लड़े ही मात्र 60% सीटों पर थी। ये देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल मात्र 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60% सीट, 328 सीटों पर, और उनमें से भी
70% कांग्रेस हार गई, जनता ने इनको नकार दिया है। 328 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस की हार हुए, जनता ने आपको नकार दिया है। एक तो लड़ाई 60% पर, उसके बाद 70% सीटों पर हार गए। और यही नहीं सर, जब कोई पार्टी अपना स्टैंडर्ड इतना लो सेट कर लेती है और बिलो परफॉर्मेंस आती है तो उसको वो भी ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो। अगर आपको ये चार्ट देखना है तो इस चार्ट में अध्यक्ष जी मैं सबटल पर रख सकता हूं कांग्रेस की कितनी सीटें कब कब आई। ये चार्ट बहुत कुछ दिखाता है माननीय अध्यक्ष जी। ये चार्ट में ये है कि यूपीए की जब आपकी पहली सरकार थी तो कांग्रेस की मात्र 145 सीटें आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 138 सीटें थी। 7 सीटों का फर्क था। और आप में और हमारे में सिर्फ 7 सीट का अंतर था। भाजपा कांग्रेस में सरकार आपने बनाई, हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने 5 साल सरकार चलाई। फिर 2000 आपका उस समय वोट शेयर मात्र 26.53%। 2009 में यूपीए की सरकार फिर आई, आपकी 206 सीटें आई, लेकिन आपके लिए वो स्थिर सरकार थी, आपके लिए वो कांग्रेस की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतकर 2014 में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी ने बनाई तो हमने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और 2019 में 303 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीती और हमारा वोट शेयर से ज्यादा बढ़ा। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 31% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का 2014 में था और 37.36% वोट शेयर हमारा 2019 में था और कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 19.39% था, मात्र 19.39%। और इस बार भी हमारा वोट शेयर 36.56% है और 240 सीटें जीतकर और गठबंधन को पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए, इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने 2014 में 44 सीटें, 2019 52 सीटें और अब 99 98 जो गिनना आप वो गिन लें, उतनी सीटें जिनकर ये 3 बार की सीटें गिन लें तब भी 240 से कम है, हमारे सामने खड़े कहीं नहीं होते। और सुनना रहता है, और सुनना है। मैं और बता दूं सर, जितने पूरे समूचे विपक्ष की सीटें हैं उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का मुकाबला 2 चुनावों में नहीं कर पाए तो क्या बनाया? एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे, कुछ यहां पर भी बेल वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहां कितने ही घोटाले हुए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवा घोटाला, सबमरीन घोटाला। खड़गे जी सुनिए, खड़गे जी, इस माइक को बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है। एक बार मेरी बात आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर बाकी क्या सुनेंगे? मेरा ये कहना है, इस प्रकार की भ्रांति जो फैलाते हैं ना और पार्लियामेंट को कलंकित करते हैं, टेंटिंग, टार्निशिंग, डिमीनिंग आवर इंस्टीट्यूशंस। यहाँ माइक बंद होता है क्या? कितना बोलने दे जा रहा है? डू वी सेंड अ सिग्नल हियर कि माइक बंद हो रहा है? मैम, मिस्टर खड़गे, यू नो इट इज मैकेनिकली कंट्रोल्ड।
आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रथम पंक्ति में बदलाव के बाद कुछ सदस्यों का आचरण अति उत्साही हो रहा है, और इतना उत्साही हो रहा है ये कोई तरीका नहीं है। बदलाव मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। खड़गे जी, क्या आप मानते हैं कि माइक बंद होता है यहाँ? चलिए प्लीज खड़गे जी, अनुरोध है आप शालीनता। थैंक यू, धन्यवाद। जब मैं बोलता हूं ना तो माइक किसी का चालू नहीं रहता, ये क्लियर है, ये कंसेप्ट है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आपका 54 साल का अनुभव है, आप प्रतिपक्ष के नेता प्रांत में रहे हैं, लोकसभा में रहे, यहाँ रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को। आपसे औरों को सीखने की आवश्यकता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है, शक्ति सिंह, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ शक्ति सिंह? कैन समवन फाइंड आउट, और डू वी नीड मेडिकल एडवाइस फॉर हिम? He has no respect for anyone. You are insulting your LOP so seriously. You are taking LOP to be not competent enough to take care of his position. Why insult the LOP? एक मिनट। He can do it on his own. सर, 3 of you rise to save him. अगर He has to save all of you. ये जो Please keep that. अच्छा सर, एक अनुरोध, मैं सुनना, मेरे को उठ बैठक बना रहे हैं। आप ऐसा कीजिए खड़गे जी, शालीनता की सीमा रखिए। आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, शालीनता रखिए। कम ऑन मिस्टर खड़गे विल टेक द फ्लोर नाउ। लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज एड्रेस द हाउस। बैठिए। एंड आई एम श्योर दे विल ऑब्जर्व साइलेंस। सर, प्लीज मैं जो एड्रेस द कोट हाउस। किया है, ये सब लोग सुने हैं, सभी ने, सबको मालूम है। तो हम देखिए, मैं कोई असत्य बात यहाँ नहीं रख रहा। जो प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं, और उन्होंने जो अपने मुंह से क्या बोलते हैं, मोती, हाँ वो जो आए, वो मैं यहाँ पर उनकी अमृत वाणी यहाँ पर मैंने रखी। अगर आपको ये सच नहीं लगता तो थोड़ा मैं भेज दूंगा, फिर समाधान से आप पढ़िए, मेरे को भी फिर उसके बाद कहिए। पूरा पढ़ूंगा सर, अक्षर। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले, फिर आप देखो साहब, मेरा क्या है, आप रोक रहे हैं, मेरा फ्लो टूट रहा है, वो लोग होना बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी मेरे को साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? सर, सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। तो ये मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी वाणी है। उस वाणी को मैंने यहाँ दोहराया। अगर आपको दुख हुआ या उनको दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये ऐसे मैंने सच बात रखी, इसीलिए सच को डिफेंड करने के लिए, और कुछ नहीं होता, सच है। और झूठ को ऐसा क्यों लगा कि मुझे दुख होगा बोलना पड़ता। सभापति जी, बहुत से ऐसे बयान चुनाव में आए। राष्ट्रपति जी ने ऐसी बातों पर चिंता प्रकट नहीं की। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। ये सब मैं पढ़ा, कैसा है वो, क्या सेक्युलर वर्ड्स है, क्या है?
क्या कैस्ट बेसिस, रिलीजियस बेसिस और भाषा बेस कैसे पे है आप देख लीजिए। मैं आपके सामने ये रखा हूं और देश की जनता भी ये बात सुन रही होगी। सर, पीएम ने 421 बार मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की। समाज बांटने की 224 बार मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी जैसी बातें की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़ दिया। हमारा मैनिफेस्टो धर्म विशेष से जोड़ दिया। 75 सालों में विभिन्न दलों से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, पर ऐसा कभी देखा नहीं। 77 दिनों के चुनाव में कांग्रेस ने 17 शिकायतें दी, जिसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थी। कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई और ये मैंने गिनकर बोल रहा हूं और ये सत्य है, आपको मालूम। और चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता से जनता का भरोसा कायम रहेगा। लेकिन ये चीजें जो हुई है, जो कहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमने उसके लिए जो अपना कंप्लेंट किया, कोई उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं। सर, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए। ठीक चुनाव के पहले हमें करोड़ों के इनकम टैक्स के नोटिसेस हमारे पास आए। आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड चुनाव बोलते हैं और जब चुनाव आता है तो अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स बंद कर देते हैं। ये चुनाव है, ये डेमोक्रेसी है, ये सत्य है। आपने हर तरीके से लोगों को तंग करने की, हरास करने की कोशिश की, लेकिन लोग डरे नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये योजना है, इलीगल है। इलीगल तरीके से हजारों करोड़ रुपए कमाए अपने पार्टी के लिए और ये सब कुछ उन्हें किया। और दूसरे तरफ डेमोक्रेसी की बात करते, संविधान की बात करते, लोगों के हित की बात करते, ये कहां तक अच्छे है, कहां तक सही है, आप निर्णय ले सकते हैं। अब तो कम से कम सर, आप ये इलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा बदलाव मैं आपसे चाहता हूं। क्यों चाहता हूं कि ये जो घाएं आपने देखी 3 साल, 3.5 साल तक, इसके बाद तो कम से कम सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास हूं। मेरे से उम्मीद है सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, मैं तो ऐसा मैं चाहता हूं। सर, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब सर, इन संस्थाओं के केवल विपक्षी नेताओं और सच लिखने बोलने वालों को एक सेकंड टारगेट करा। लीडर ऑफ द हाउस, ये संविधान का अपमान नहीं आ है। खड़गे जी, लीडर ऑफ द हाउस, नो, लीडर ऑफ द हाउस, इफ यू ये देखो साहब, मैं अब बात कर रहा हूँ, ये क्या है अभी मैं आई नेवर यील्डेड। खड़गे जी, देखिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकारें गिराने खड़गे जी और विधायकों को खरीद तोड़ने का काम किया, ये संविधान का अपमान है। इंडिया गठबंधन, my suggestion is for your consideration. My suggestion for your consideration. My suggestion for your consideration. My suggestion for kind consideration. The House is hearing you. If leader of the House wants to make an intervention, practice is normally is allowed. I leave it to your discretion. For example, if there will be a debate from their side and you will rise, if you will say, I have been giving you Mr. Shakti Singh Gohil. Sir,
You are insulting LOP every time. You are insulting your LOP to an extreme degree, painful degree. अरे हो गया सर। शक्ति देखिए सिंह, मेरा एक तो I will name you next time if ये I. देखिए I will name you. 2-4 दिन I उनके don't want to do पूरे it. जो भी ये थे डॉक्यूमेंट्स थे सभी थे, मैं ला के यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कहेंगे अलाउ मी, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा और वो चिल्लाते रहेंगे, आप उनको परमिशन देंगे। एक बात कहना चाहते हैं, कहने दीजिए। लीडर ऑफ द हाउस, कहने दीजिए। ये क्या है सर? हम जब इंटरफियर करते हैं I wish, तो करने नहीं देते। sir, I wish I could be proved wrong. But about the years heard was that अगले 3.5 साल, it was an aspersion on the chair, that अगले 3 साल सच्चाई का साथ देंगे. This is a very serious allegation. This can be taken lightly. If the words, if the sentence spoken by the LOP is this, that अगले 3.5 साल आप सच्चाई का साथ देंगे, this automatically means that there is an aspersion that for the last 1.5 years you have been not giving due to the rights. Number two, इसलिए चेयरमैन साहब, I respect the LOP, I respect the opposition, I respect the LOP, I respect the opposition. But at the same time, please keep quiet. I have been given the time by the chairman. I think you are a new member. Vikas Bhattacharya ji, I have given him the floor. Sit down. Sir, Sit down. Sir. No, Sir. no, please sit down. Leader of the House, please continue. Sir, I respect the leader of opposition. I respect the opposition. But I would like to put on record that proving your point should not go beyond the norms of this, and raising aspersion on the chairman cannot be agreed upon. ठीक है सर, मैं किसी का अपमान करने के लिए इस सन में नहीं आया। अगर खड़गे जी, ये उचकाने की बात करते हैं खड़गे जी, तो मैं उसको मानूंगा। खड़गे जी, अगर कोई ऐसी बात आई है, एक सेकंड, with a heavy heart, तो अभी आप सुन रहे थे, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल जारी है और तमाम मुद्दों को लेकर के देखा जा रहा है। पक्ष और विपक्ष में घमासान देखा गया। एक और जहां लोकसभा में नीट और सीबीआई ईडी की जांच को लेकर के तमाम सवाल उठाते नजर आए राहुल गांधी। और अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा था, दोनों ही सदनों में जोरदार का हंगामा देखा गया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तमाम सवाल उठाते नजर आए और जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे में भी हंगामा देखा गया। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हावी नजर आए हैं सदन के अंदर। संसद में आज राज्यसभा और लोकसभा यानी दोनों सदनों की जब कार्रवाई शुरू हुई, सदन शुरू होते ही विपक्ष के तरफ से राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो नीट मेडिकल परीक्षा में धांधली के आरोप लगे उन पर चर्चा कराने की मांग की। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा में सदन के नेता और विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने नीट परीक्षा और अग्निवीर पर चर्चा कराने की सदन की मांग की। लेकिन तभी उसी दौरान जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा अनुराग ठाकुर की तरफ से शुरू की गई, तो विपक्ष लगातार नीट मेडिकल परीक्षा पर चर्चा कराने की मांग कर रहा था। इसी बीच में जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और वरिष्ठ सदस्य के तौर पर उन्होंने विपक्ष से अपील की कि हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं और चर्चा कराएंगे जो विपक्ष के तौर से मांग की जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का सदन में भाषण हुआ है और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, तो उस पर चर्चा हो जाने दीजिए, उसके बाद चर्चा कराएं। इसके बाद विपक्ष भी चर्चा कराने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से यानी एनडीए की तरफ से अनुराग ठाकुर ने चर्चा शुरू की और लोकसभा के अंदर लगातार चर्चा चल रही है। अब तक हंगामा होने की कोई भी खबर नहीं है। वहीं अगर आपको बता दें कि राज्यसभा में उच्च सदन जो संसद कहा जाता है उसमें कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जब ये बहस पर चर्चा शुरू की गई तो उस दौरान राष्ट्रपति के तरफ से और उपराष्ट्रपति की तरफ से और अगर देखा जाए तो एनडीए के नेता के तौर पर जेपी नड्डा के तरफ से बीच बीच में टोका टाकी चलती रही और उस दौरान दोनों तरफ से थोड़ा सा नोक झोंक टाइप का भी देखने को मिला। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लगातार उसमें समझौता किया और कहा कि नहीं बोलने दीजिए, तो उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बोलते हुए ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ लेकिन अभिभाषण के दौरान कोई भी सरकार का विजन दिखाई नहीं दिया। दलित, पिछड़े, महिलाओं, बच्चों को लेकर कोई सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर कोई बात नजर नहीं आई। लेकिन जो भी राष्ट्रपति की तरफ अभिभाषण में बोला गया वो पूरा का पूरा सरकार का चिट्ठा था देश के लिए और देश के हित में, देश के नागरिकों के लिए, और ये देश के लिए कोई नया विजन उसमें नहीं था। बिल्कुल अखिलेश, और देखा भी गया कि जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद विपक्ष ने भी पूरी तरह से कमर कसकर अपने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और विपक्ष लगातार यही कहता नजर आया कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उससे दूर भागा जा रहा है। जो मूलभूत मुद्दे हैं नीट परीक्षा को लेकर के, घोटाले को लेकर के सवाल उठाते नजर आए, जिस पर यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति ने नीट पर सवाल नहीं किया लेकिन पेपर लीक मसले को लेकर के सवाल उठाया है कि जाँच की जाएगी। और आज भी देखा गया कि लोकसभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर से नीट को लेकर के सवाल उठाया था। उन्होंने फिर से कहा कि नीट को लेकर के आप सवाल क्यों नहीं करते, नीट का समाधान क्यों नहीं करते। हंगामा तो होता है लेकिन समाधान की बात अभी भी नहीं की जा रही है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। अखिलेश जी बिल्कुल, जब आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई संसद में, राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों तरफ में, दोनों सदनों में विपक्ष के तौर पर नीट मेडिकल परीक्षा पर चर्चा कराने की मांग की गई और उसमें ये दोनों सदनों में कहा गया कि जब छात्र सड़क पर हैं और कोचिंग संस्थान भी मांग कर रहे हैं, सामाजिक संगठन भी बात कर रहे हैं और जिन छात्रों ने नीट मेडिकल परीक्षा दी है वो कथित पेपर लीक का और तमाम तरह की धांधली का आरोप लगा रहे हैं और सड़क पर लगातार हंगामा और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो छात्रों के हित में, उनके भविष्य के लिए और उनकी जो फ्यूचर है उसको ध्यान में रखने के लिए सदन में चर्चा होनी चाहिए। तो राहुल गांधी के तरफ से विपक्ष के नेता के तौर पर यह सदन में, लोकसभा में मांग की गई कि इस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन चूंकि राजनाथ सिंह सत्ता पक्ष की ओर से खड़े हुए और राजनाथ सिंह ने कहा कि नीट की मेडिकल परीक्षा पर सरकार चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है उसको शुरू करा लिया जाए। तो लोकसभा में तो चर्चा इस पर शुरू हो गई है, लेकिन राज्यसभा में भी चर्चा को लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। तो वैसे ही कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट मेडिकल परीक्षा में चर्चा कराने की मांग की। फिलहाल वहां पर अखिलेश आपको रोकना चाहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुना देते हैं। बिहार में 15 दिन में 5 पुल टूटे, टोल टैक्स बढ़ा, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई और उसे ताजा मामलों में नीट, यूजी और यूजीसी नेट में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने, फिर उसके बाद कहीं पेपर भी रद्द हुए। इस वजह से 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह और तंग हो चुका है, उसके माँ बाप परेशान है और ऐसा ही अगर होते रहा कोई बच्चा आगे पढ़ेगा भी नहीं। और देश में इस 7 सालों में कुल 70 बार पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है। आज पेपर हुआ, कल रद्द हो गया, तो कितने बार पढ़ना, कितने बार लिखना, कैसा आप बताइए। इसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आता। अब जब हम उठाते हैं सवाल तब
कि कहते हैं कि ये विरोधी पार्टियों को सिर्फ हंगामा करना है, सत्ता वहां बैठे यहाँ ये कहते हैं। अरे भाई दुरुस्त करो, आपको रोका है। आप तो हर चीज को क्लेम करते हो, लेकिन पेपर लीक का जो बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है वो नहीं कर सकते। 5 मई को पटना और गोधरा से पेपर लीक की खबरें आई, सरकार छुपाती रही। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया, एनटीए को क्लीन चिट दी, पुलिस जांच में आरोपी पकड़े गए, फजीयत हुई तो सरकार ने कबूल किया। बिहार, गुजरात, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों से पेपर लीक के तार जुड़े हुए थे। हरियाणा में जिस स्कूल में नंबरों में गोलमाल हुआ है वो बीजेपी के एकता से जुड़ा है। यूपी में एनडीए के एक नेता का नाम आ रहा है जो कहीं पेपर लीक मामलों में फंसा हुआ है। कोटा में हजारों नीट के कोचिंग सेंटर है। ये किसी के प्रेशर में तो ये चर्चा नहीं हो रही है कि क्योंकि वहाँ बहुत से लोग प्रेशर डालने वाले हैं। कोटा में बहुत से सेंटर से बच्चे जो पढ़ते हैं और प्राइवेट वालों के हैं, और ये गड़बड़ी मालूम नहीं होना तो इसीलिए इसका चर्चा नहीं होने दे रहे। मुझे मालूम नहीं ये इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हैं। आप जरा जांच कीजिए साहब अपने ओर से। आप तो चर्चा कर रहे हैं सर। हाँ चर्चा कर रहे हैं, बखूबी चर्चा कर रहे हैं, नहीं, पूरे तरीके से कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं चर्चा नहीं हो रही है। मतलब इससे ज्यादा चर्चा नहीं क्यों साहब, नहीं कंस्ट्रक्शन है। आप चर्चा यानी ऑथेंटिक जो बोलते ना आपने, ऑथेंटिक चर्चा आप करने नहीं दिए, तो इसीलिए आपकी जानकारी ऑथेंटिक नहीं है सर। शिक्षा मंत्री ने 20 जून 2024 को मीडिया में कहा कानून नोटिफाई हो चुका है, जबकि नोटिफाई 21 जून को हुआ। उसके 2 दिन बाद नियम बने। सिर्फ कवर अप का काम चल रहा है। पिछले 1 सालों में ऐसे मामले सामने आए, सरकार कुछ कदम उठाती तो मामले रुकते। इसीलिए हमारी मांग है कि पेपर लीक और एनटीए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी शिक्षा की तंत्र पारदर्शिता होना चाहिए। ये अगर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में अगर हुआ तो आगे के लिए भी अच्छा होगा। चाहे सरकार कौन सी भी हो, जब तक इसको रूल्स आप नहीं बनाएंगे, जब तक बच्चों के लिए उनकी सुरक्षा नहीं देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा अन्याय उन पे होगा। एक सेकंड, खड़गे सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का काम करने दीजिए, ये मेरी राय, वही करने दीजिए। ये देखिए, हमारी तो गुजारिश रहेगी कि जो सिस्टम थे वो अपना अपना काम ही करें, एक दूसरे का काम नहीं करें। सर मेरी बात से सहमत है ना? हर संस्था को अपना काम करना चाहिए। देखो भाई, संस्था अपने दायरे से बाहर जाती है, प्रजातंत्र खतरे में पड़ता है। सर यह सुझाव क्रांतिकारी है, इस पर ज्यादा विवेचन होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, लेकिन ये मेरी राय है, ये मेरा कहना है। अगर आपका कहना अलग है, आप स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, इसीलिए तो देश में आजादी मिली, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक को बात करने की आजादी है। आपको भी है, मुझे भी है। मेरी बात का थोड़ा गौर कीजिए आज होने से पहले। ओके सर, हमारे गणतंत्र के संस्थापकों के शिक्षा को समृद्धि की राह का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना था। आजादी मिली तो 2 साल में खड़गपुर में पहला आईआईटी बना। यूपीएस तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिन्होंने नीट परीक्षा को लेकर के तमाम सवाल उठाए। साथ ही जगदीप धनखड़ ने भी बहुत ही शालीनता के साथ उन्हें समझाया भी और जवाब भी दिया। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ विजय दुबे जुड़े हुए हैं। विजय जी, जिस तरह से देखा गया कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट परीक्षा को लेकर के और पेपर लीक को लेकर के
तमाम मुद्दे उठाए हैं। इसके साथ ही साथ उन परीक्षाओं को लेकर के भी सवाल उठाए जिन्हें अभी हाल में ही रद्द कर दिया गया। तो उनका कहना था कि तमाम छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होती, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, जो अभी सेशन चल रहा है, जो हमारा सत्र चल रहा है, उस सत्र में शुरू से ही जब ये सत्र शुरू हुआ तब से विपक्ष एक नीट के मामले को लगातार उठा रहा है। और वो ये देश को, जैसा कि राहुल गांधी ने अपनी बात पे रखी थी कि हम विपक्ष के नेता होने के नाते जनता की आवाज बनेंगे और उन मुद्दों पे आपकी बात रखेंगे संसद में और आगे संघर्ष करेंगे जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है या वो जनता के मुद्दे हैं। तो आज अगर नीट के मुद्दे पे 2 करोड़ छात्रों को अगर इससे प्रभावित हैं तो निश्चित तौर पे विपक्ष का जो अपोजिशन का जो अपना रोल होता है उसको पूरी सक्षमता के साथ निभा रहा है और ये मुद्दे उठने चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कारण ये है कि सरकार ने इसके ऊपर में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहे सदन में या सदन के बाहर अभी तक नहीं दिया है। तो कार्रवाई जो रोकने वाली बात है उसमें अभी तक तो विपक्ष कोऑपरेट करता हुआ दिख रहा है। एक केवल वॉकआउट होने की बात में भी जो है आज के दिन ये भी कहा गया कि भाई राष्ट्रपति का अभिभाषण है और आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो है हम विपक्ष के और मुद्दों को नहीं लेंगे। तो भी विपक्ष जो है अभी कोऑपरेटिव मोड में लग रहा है, अभी पूरी तरह से सरकार के जो जिस प्रकार की मूवमेंट है उसमें साथ दे रहा है। लेकिन जो ये पेपर लीक का जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है। निश्चित तौर पे जो छात्रों को परेशानी हो रही है और जिस प्रकार से सरकार का एटीट्यूड है वो इस बात के लिए विपक्ष को भी मजबूर करता है और लोगों को भी सोचने मजबूर करता है। जिस प्रकार से पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुए हैं, छात्रों को परेशानी हुई है। भाई छात्र आज की डेट में हर छात्र के पास में ये क्षमता नहीं है कि वो अब एक एडवोकेट करे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाले या अन्य हाई कोर्ट से और जगहों पे जा सके। तो छात्रों की बात जो है विपक्ष रख सकता है और संसद में इस मुद्दे पे विपक्ष को अपना जो रुख है वो और मैं जहां तक समझता हूं कि स्पष्ट करना चाहिए, सख्त करना चाहिए, जिससे उन छात्रों को न्याय मिल सके जिनपे कि आज इस लीक के कारण से उनके अवसर गंवाए हैं उन्होंने, उनके अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही हैं। और इस मुद्दे पर विपक्ष का अभी का रुख जो है वो निश्चित तौर पे एक प्रशंसनीय रुख है और सरकार को इस पे निश्चित तौर पे टेकअप करके जवाब देना चाहिए, क्योंकि शासन जो सभापति चाहे राज्यसभा के हैं या लोकसभा के अध्यक्ष ने अभी तक इस मुद्दे को टेकअप करने से मना किया है। लगातार वो एक विपक्ष की बात जो उठाई जा रही है उससे रिफ्यूज कर रहे हैं। तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय में भी, क्योंकि हो सकता है कि इसी मुद्दे पर चलकर आगे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में गतिरोध भी कायम हो जाए, क्योंकि ये मुद्दा विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए है सरकार पे और सरकार इस पे जो है अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर रही है। और आलम भी कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है जिस तरह से हंगामा दोनों ही सदनों में देखा जा रहा है। राहुल गांधी का ये भी कहना था कि छठा दिन है लेकिन अभी भी नीट पर कोई भी बात नहीं हुई है। वहीं अगर राज्यसभा की अगर बात कर ले तो राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ये कहते नजर आए कि ये जो मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को ही वो फैसला सुनाने दीजिए। जब संस्था हर एक व्यक्ति अपनी संस्था में रहे, संस्था का दायरा बहुत मजबूत होता है और संस्था का जो काम है वो उसे करने दें, उससे बाहर ना जाएं। हालांकि उनका ये भी एक कहना था कि ऐसे में अगर कोई संस्था से बाहर जाता है, एक दूसरे के काम करता है, तो ऐसे में प्रजातंत्र भी संकट में आ जाती है और खतरे में पड़ जाती है। नहीं, देखिए जो बयान सभापति की ओर से आया है और जो विपक्ष की बात है, देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें हर विधायिका का अपना कार्य है, न्यायपालिका अपना काम करेगी और जो विधायिका है उसमें मुद्दे इस प्रकार से विपक्ष को उठाने का जो अधिकार है वो विपक्ष अपना रोल तो अदा करेगा ही। कारण ये है कि आज विपक्ष उतना मजबूत है कि वो अपनी बात को सरकार के सामने मनवा सकता है और अपनी बात को उस मजबूती के साथ रख सकता है। तो वो काम जो है आज इंडिया गठबंधन मुझे लगता है कि कर रहा है। और जिस प्रकार से राज्यसभा की खड़गे साहब की बात आप कर रही हैं,
तो जो खड़गे साहब का बयान है वो अभी लोकसभा में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाली बात है वो एक इतर है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कोई संसद की कार्रवाइयों पे तो अपना गौर फरमाता नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दे लेके जाए कोई भी पक्ष, तब जाकर के वो इसके ऊपर में कोई कार्रवाई अपनी ओर से करेगा। सुओ मोटो नोटिस जो है लोकसभा का कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है। तो ये जो कार्रवाई जो विपक्ष को करनी चाहिए और जो आसन की ओर से कहा जा रहा है लगातार कि ये जो है दूसरे उसमें हम न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं है। लोकसभा राज्यसभा कॉम्पिटेंट है अपने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उस पर डिसीजन देने के लिए और सरकार को इस बात के लिए कि वो सरकार सामने आए और अपना पक्ष रखे। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर निश्चित तौर पर चर्चा चल रही है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई गंभीर मुद्दे इस प्रकार से आते हैं सामने और सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहती है, तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोई रूल्स की बात नहीं आती, कोई इस प्रकार का कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे कि सरकार को या जो शिक्षा मंत्री हैं उनको सामने आकर के अपनी बात को रखने में कोई दिक्कत की बात है। बिल्कुल, और देखा भी जा रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई चल रही है तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई आप दुरुस्त करिए जहां पर खामियां पाई जा रही हैं, आपको रोका किसने है। पूरी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सदन की कार्रवाई जारी है। राज्यसभा में आप देख रहे हैं कि जेपी नड्डा बोल रहे हैं। आप 100 बार कहिए, मैं 100 बार नहीं कहूंगा कि आरएसएस इस देश को सर कश्मीर जैसी अनप्लान तुगलक की योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा कह देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे। क्योंकि कभी कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी मरे नहीं देश के लिए, 2 मिनट सुन लीजिए। वो हमको आज किसान का बेटा देशभक्ति का, आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे पार्लियामेंट भी है, हमारे संसद भी है, देश की वजह से अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान छोटे किसान की मत देखिए, हमारे वजह से किसान के सच्चाई से बनिए, किसान के सच्चाई कैसे बनेंगे तब आप कुछ बनेगा। मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटीज किसान हमने कहाँ पर बनाया, है, किसान ग्रीन रेवोल्यूशन हमने लाया, मुझसे पूछा, व्हाइट रेवोल्यूशन हमने लाया। हर एक बच्चा हमने जो संस्थाएं निकाले थे वहां पढ़े हैं या आरएसएस जी। तो हमको क्या खड़गे जी जानकारी लीजिए, जो रिजल्ट आते हैं, हाँ? जो रिजल्ट आते हैं, जो योग्यता में आगे रहते हैं, हाँ। उनके अंदर किसान परिवार की कितनी बड़ी भागीदारी आपको अंदाजा नहीं है। सरकार अंतर में किसान की भागीदारी, अरे किसान कितनी करिश्मा देश के लिए कर रहा है। 27% की भागीदारी हमने दी, चाहे 27% की भागीदारी हमने दी, SC ST को रिजर्वेशन हमने दिया, आदिवासियों को रिजर्वेशन हमने दिया। आपने क्या, आप सिर्फ तोड़ना, आप सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। सर मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया, लेकिन आप तो 9 रैंक 9 पेंशन पर उतरे। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे सर, सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे,
उनको निजी क्षेत्र में देते देते आरएसएस के लोगों को दिया गया। वृंदावन, यूपी, सोलन, हिमाचल, रोहतक, हरियाणा, प्लीज एक्सपेंस, टोटली एक्सपेंस। अरे दिया साहब, उनको सौंपा गया। खड़गे जी, मैं आपकी एक से खड़गे जी, मैं आपसे एक बात पर विचार करने का आग्रह कर रहा हूँ। मैं, हाँ, यस प्लीज खड़गे जी, मैं आपसे एक बात के लिए आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी को आप ध्यान से सुनिए। क्या इस देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस देश की विकास गंगा के अंदर भागीदार हो? क्या हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उस वन में अपनी आहुति दे? आप कह क्या रहे हैं? सैनिक स्कूल का छात्र हूं, मैं उन स्कूलों में गया हुआ हूं, मैंने देखा क्या कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शायद आप एक भी सैनिक स्कूल में नहीं गए हैं। मैं गया हूं सैनिक स्कूल में जाकर, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। आप समाज के एक वर्ग को हर काम से दूर रखना चाहते हैं। ये मानसिकता भारत के संविधान के अंदर सही नहीं है। विचार कीजिए इस पर। एक नाम आते ही आप एकदम कहते हैं ये क्यों किया? ये देखिए आप, नहीं, ये देखिए, मेरी राय है, ये मेरी राय कायम रहेगी जब तक इस देश में जातिवाद है, छूआछूत है, तब तक ये कायम रहेगा। अगर ऐसी सब निजी क्षेत्र को सौंपते रहे तो गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? फौज को फौज रहने दीजिए, फौज को फौज रहने दीजिए। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय पड़े हैं इस देश में। प्लीज तो मैं आपसे टेक योर सीट। हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा घटता है और हर दिन 6 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। ये महज नंबर, इस तरह के ये स्टैटिस्टिक, ये महज नंबर नहीं है, ये असली लोग हैं जो सालों से भेदभाव झेलते आ रहे हैं। आज भी हालत सुधरे नहीं है। देश का ध्यान सिर्फ कुछ मामलों की तरफ खींचना चाहता हूं। जुलाई 2020 मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी के मुंह में साफ कर दिया। सितंबर 2023 मध्य प्रदेश के अनूपपुर नेता ने बुजुर्ग आदिवासी को सरेआम चप्पलों से पीटा। 2023 गुजरात के मोरबी युवक को तनख्वाह मांगने के लिए लोगों ने पीटा और मुंह से सैंडल उठाने के लिए भी मजबूर किया। 2023 मध्य प्रदेश के दमोह दुकान में पानी पीने पर दलित युवक से मारपीट। 24 में गुजरात के गांधीनगर में शादी के दौरान दलित युवक को पीटा गया और घोड़ी से उतारा गया। यूपी के बरेली में दलित युवक को 2 होमगार्ड ने पीटा। प्लीज मध्य प्रदेश के सागर में यौवन उत्पीड़न के आरोप के चलते पहले भाई और चाचा की पीट कर हत्या की, भाई और चाचा की, फिर दलित महिला की भी मौत हुई। 24 में यूपी के फिरोजाबाद के जेल में दलित युवक की मौत हो गई। 24 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक को दंड से पीटा गया। जून 24 गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे पर दलित युवक के साथ मारपीट करने को आरोप में उसको कर दिया। मैंने इन घटनाओं का जिक्र करना जरूरी समझा।
ताकि देश समझ पाए कि 21वीं सदी के भारत की एक सच्चाई ये भी है। सर, मैं इन घटनाओं का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ, करना जरूरी समझा ताकि देश समझ पाए कि 21वीं सदी के भारत की एक सच्चाई ये है। सभापति जी, सामाजिक न्याय का मुद्दा लोगों के दिल का मुद्दा है, इस तरफ ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए ये बातें मैं आपके सामने रखी। लंबे समय से जाति जनगणना की मांग है, लेकिन सरकार इसको करने के लिए नहीं दे रहा। लेकिन ये जाति जनगणना अगर हो गया तो हर एक को अपने अपने लोगों को एक उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी। इससे विभिन्न समुदाय की दशा का आकलन हो सकता है। चुनौतियों को काबू में लाने की रणनीति इसी से बन सकती है। इस मुद्दे पर जितना देरी होगी उतना गरीब और कमजोर तबके के लिए, उनके हितों के लिए चोट लगेगी। सर, सभापति जी, आप किसान परिवार से आते हैं, उनकी स्थिति अच्छी आप जानते हैं। तरह किसानों की हालत आज पहले से अधिक खराब है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा किसने किया था? पर उल्टे उनकी खेती की लागत बढ़ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ 2018-19, ये मेरा नहीं साहब, और एक बार पढ़ता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ 2018-19 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक किसान खेती से दिन केवल 27 रुपए कमाता है। एमएसपी ये स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट का है, मेरा नहीं। तो अभी आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, किसानों को लेकर के मुद्दे उठाए, छात्रों को लेकर के मुद्दे उठाए और सभी तरह की जो मेन मुद्दे थे उनको उठाते नजर आए। इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इन मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा क्यों नहीं होती है। फिलहाल नीट अग्निवीर का जो सवाल था वो लगातार दोनों ही सदनों में उठाया जा रहा है और नीट संसद में बवाल, नीट और अग्निवीर पर सवाल पर फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।